रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ अलीनगर से, जो 1757 में खत्म हुआ। तो इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ दोनों के बीच। इसमें क्या क्या था ट्रीटी ये था, ट्रेड राइट्स रिस्टोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ट्रेड राइट था वो उन्हें वापस दे दिया गया। फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के लिए परमिशन भी दे दिया गया। पावर टू मिंट इट्स ओन कॉइन, ये सबसे बड़ा पावर इस ट्रीटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि खुद का कॉइन्स को आप मिंट भी कर सकते हो और मार्केट्स में आपका कॉइन को आप चला भी सकते हो। मतलब पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद जो भी इस युद्ध में खर्चा हुआ, उस खर्चे का जो भी कंपनसेशन हुआ, कंपनसेशन को देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला के द्वारा। लेकिन ऑन द बैक ऑफ द माइंड ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुके थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल के ऊपर अगर पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल अगर टेक ओवर करना है तो हमें सिराजुद्दौला को वीक करना पड़ेगा, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक शख्स है, ये शख्स अभी एंट्री होता है जिसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? मीर जाफर सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडेंट है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग इसमें क्या लगा रहा है कि जब तक हम सिराजुद्दौला को तो डायरेक्टली हम हरा नहीं सकते हैं, तो उसका जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है या उसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, मिलिट्री कमांडर होंगे, उनके बीच में दरार पैदा करना, ये सबसे पहला काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो क्या किया? एक कंस्पायरेसी, षड्यंत्र रचा जिसमें मीर जाफर भी शामिल था और मीर जाफर के साथ साथ कुछ और भी अदर्स पर्संस भी शामिल थे जिसका नाम है जगत सेठ, राय दुर्लभ, यार लुत्फ खान और ओमी चंद। ये सारे लोग इस कंस्पायरेसी में, षड्यंत्र में शामिल थे। ये षड्यंत्र जब ये कंस्पायरेसी मीर जाफर को, जब ये बैठ के सब ये इस कंस्पायरेसी को क्रिएट कर रहे थे, तो मीर जाफर के सामने एक प्रपोजल रखा गया था। ये प्रपोजल था कि मीर जाफर, अगर तुम मुझे सिराजुद्दौला को हराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और इन रिटर्न मीर जाफर ने भी क्या कहा था कि मीर जाफर वुड सपोर्ट द कंपनी, कि मीर जाफर ने भी कहा था कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और लेकिन इसके बदले में आप मुझे बंगाल का नवाब बना दें। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, हमें साफ साफ क्या पता चल रहा है? पहले तो जो भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रूलर है उसके अंदर घुस के, उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है, मिलिट्री कमांडर या कोई भी है, उसके अंदर बीच में दरार पैदा करो। दरार पैदा करके उनके पॉलिटिक्स में उसकी इंटरव्यू करो, घुसो जबरदस्ती, और जबरदस्ती घुस के उसको गद्दे से उतार के अपने ही एक कठपुतली रूलर को वहां बैठा दो। ये जो उन लोग का मोटिव है, ये जो लोग का ऑब्जेक्टिव है, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग स्टार्ट हुआ है प्लासी से और ये प्लानिंग चलते गया 1857 तक, जब तक रिवॉल्ट हुआ था। ये इसी प्लानिंग में वे पूरा देश पे, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाएंगे। तो आगे चलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कब घटा? 23 जून 1757 को। तो बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ था कंपनी, एक तरफ था सिराजुद्दौला। लेकिन यहां जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला के पक्ष में तो खड़ा था, लेकिन सिराजुद्दौला के साइड से इंटेंशनली वो लड़ना नहीं चाहता था। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? मीर जाफर एंड सेवरल अदर्स डिड नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर के जो भी दोस्त थे या जो भी उस मिलिट्री में जितने भी उनके सपोर्टर थे, वो जितने सारे थे सिराजुद्दौला को सपोर्ट उस युद्ध में नहीं किए। इसके कारण क्या हुआ? कंपनी जीत गया। तो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा एक जीत मिला बंगाल के ऊपर। क्यों? क्योंकि बंगाल, पहले ही हम पढ़े थे कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है। बंगाल बहुत ही रिचेस्ट रीजन्स में आता है, बंगाल में पैसा का कमी नहीं है, तो इसीलिए प्लासी का युद्ध भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां सिराजुद्दौला भी बैठ के सोच रहे होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो ये जो मीर जाफर जो कैरेक्टर है, ये उसी कैरेक्टर एकदम फिट बैठता है कि धोखेबाज, अभी जो शब्द है धोखेबाज, अगर कहा जाएगी धोखेबाज किसे कहेंगे, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आज भी हम लेते हैं मीर जाफर का। उसके बाद देखते हैं कि प्लासी का युद्ध, बैटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था।
इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कंपनी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर बंगाल, मतलब बंगाल के ऊपर जो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था कंपनी को, वो बैटल ऑफ प्लासी प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया गया। सिराजुद्दौला को हटाने के बाद उस गद्दी में मीर जाफर को बैठा दिया गया। मीर जाफर अब बन गया बंगाल का नवाब। अब मीर जाफर एक मिलिट्री कमांडर था, उसको तो पता ही नहीं था कि कैसे गद्दी पर बैठ के रूल किया जाए, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और उसके सपोर्ट के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी ट्रेडर्स के रूप में। अब ट्रेडर से वो बन गई पॉलिटिकल किंग मेकर। ये जो डेवलपमेंट हुआ एज ए ट्रेडर टू पॉलिटिकल किंग मेकर, ये जो हम पढ़े कि 1600 से 1757 के बीच में इतना कुछ डेवलपमेंट्स हुआ, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां खड़ा कर दिया, पॉलिटिकल किंग मेकर्स के रूप में खड़ा कर दिया। अब हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्लासी का युद्ध जीतते हुए भी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अनस्टेबल थी, और उस अनस्टेबल को सही किया बैटल ऑफ बक्सर ने। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी से कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स हुआ, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो सबसे पहले देखेंगे मीर जाफर हैड टू पे लार्ज पेमेंट्स। मीर जाफर को उस युद्ध में होने वाले जितने भी नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, वो कंपनसेशन के तौर पे देना पड़ा। नेक्स्ट, कमर्शियल प्रिविलेज, मतलब कंपनी को एक प्रिविलेज मिल गया कि उस एरिया में जो भी ट्रेड करेंगे वो फ्रीली करेंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसको मिल ही चुका था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब बंगाल को हरा के उसने वो पॉलिटिकल पावर्स बंगाल के ऊपर गेन कर चुका था। अब यहां एक साइकिल क्रिएट होता है। क्या साइकिल क्रिएट होता है कि बंगाल का वेल्थ आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी के पास जैसे वेल्थ आया तो कंपनी फाइनेंसेस देना स्टार्ट कर दिया। कंपनी के फाइनेंस में हर चीज आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा, सैलरी भी आएगा, हर एक चीज। तो आसानी से फाइनेंसेस भी हो रहा है कंपनी का। ये फाइनेंसेस क्या कर रहा है, लार्जर और बेटर आर्मी भी बना रहा है, और लार्जर और बेटर जब आर्मी बनेगा तो मोर मिलिट्री विक्ट्रीज आएगा, मोर मिलिट्री विक्ट्रीज आएगा तो मोर टेरिटरीज आएगा, मोर टेरिटरीज आएगा तो लीड टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये साइकिल जो क्रिएट किया कंपनी, ये फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ वो जा रहा था कि मुझे इस सबसे बड़ा बनना है, मुझे इस देश में सबसे बड़ा पावर बन के उभरना है। ये साइकिल अभी से कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी से ये साइकिल स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद देखेंगे ये साइकिल ने क्या किया, ये साइकिल ने ब्रिटिश एक्सपांशन को ब्रिटिश जो एक्सपांशन को वो बढ़ाते गया, ब्रिटिश एक्सपांड होते गया ये साइकिल से। लेकिन सिर्फ प्लासी का युद्ध ही काफी नहीं था ब्रिटिशर्स को एक्सपांड करने के लिए। क्यों नहीं था? क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो ट्रीटी हुआ, ट्रीटी होने के बाद जो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा के जो मीर जाफर को बैठाया, तो मीर जाफर को बैठाने में जो भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ तो क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्यों हुआ कि मीर जाफर को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि कंपनी डिमांड टू मच मनी एंड इन्फ्लुएंस प्लस इंक्रीजिंग प्रिविलेज, कि कंपनी मीर जाफर से जितना हो सके उतना पैसा मांगते गया। मतलब जितना मीर जाफर को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा कंपनी का डिमांड होता था। तो उससे क्या हुआ, प्लस इन्फ्लुएंस प्लस इंक्रीजिंग प्रिविलेजेस, मतलब कंपनी और प्रिविलेज मांग रहा था। जिससे क्या हुआ, जिससे मीर जाफर भी सोचने लगा कि ऐसे ही अगर होते गया तो बहुत जल्दी बंगाल खत्म हो जाएगा, बंगाल के ट्रेजरी में एक भी पैसा नहीं बचेगा, और बंगाल की जनता में क्या आ जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, बंगाल की जनता रिवोल्ट करेंगे और बंगाल धीरे धीरे भूखमरी की तरफ ढकेलते जाएगा। फिर क्या किया कि धीरे धीरे मीर जाफर के साथ रिश्ता खराब होने लगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड पूरा नहीं हुआ तो मीर जाफर के साथ रिश्ता खराब होने लगा। तो मीर जाफर के साथ जैसे ही रिश्ता खराब हुआ तो तुरंत ही ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को हटा के जो मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम, उसको रिप्लेस कर दिया गया 1760 में। लेकिन मीर कासिम वॉज डिफरेंट। मीर कासिम एकदम अलग बंदा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो मेरे ससुर जी मीर जाफर के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो वो एक प्लान किया। क्या प्लान किया कि वो शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स के साथ वो कोऑपरेट करके चल रहा था,
लेकिन सीक्रेटली धीरे धीरे क्या हुआ, जो अपना कैपिटल था मुर्शिदाबाद, उसको शिफ्ट कर दिया मुंगेर। मतलब बंगाल से सीधा कैपिटल कहां शिफ्ट हुआ, बिहार के मुंगेर में। वहां पे शिफ्ट करने के बाद वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को स्ट्रेंथन करने लगा, अपना आर्मी को ताकत बनाने लगा, आर्मी को स्ट्रेंथ कर रहा था, आर्मी को पावरफुल बना रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पावरफुल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके। तो उसमें लेकिन एक मेजर डिस्प्यूट हुआ। क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, कंपनी क्लेम्ड किया कि उसे ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेज चाहिए। तो कंपनी आया मीर कासिम के पास, और मीर कासिम के पास आकर कंपनी ने बोला कि अभी मुझे और भी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग प्रिविलेज चाहिए। एंड इंडियन मर्चेंट्स हैड टू पे ड्यूटीज, मतलब कि मैं ट्रेड करूंगा, मैं ड्यूटीज पे नहीं करूंगा, लेकिन इंडियन मर्चेंट्स ड्यूटी पे करेंगे। मतलब ये कहने का साथ साथ ये मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वो बंगाल के रीजन में ड्यूटी फ्री ट्रेड करे, और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको ड्यूटी देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या कर दिया, इट्स क्रिएटेड एन अनइक्वल सिस्टम, ये एक अनइक्वल सिस्टम क्रिएट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देंगे, इंडियन ट्रेडर्स टैक्स नहीं देंगे। तो ये मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा। मीर कासिम ने क्या सोचा कि इससे क्या होगा, एक अनइक्वल सिस्टम क्रिएट होगा इंडियन ट्रेडर्स और ब्रिटिश ट्रेडर्स के बीच में, और उसके साथ साथ उसका रेवेन्यू का भी लॉस होगा। ऑब्वियसली बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े ट्रेड्स करके, इंडियन ट्रेडर्स के मुकाबले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा ट्रेड कर रही है, बड़ा ट्रेड मतलब काफी अच्छा पैसा, बड़ा पैसा, तो जब बड़ा पैसा नहीं मिलेगा तो उसके रेवेन्यू को हार्म करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक अनफेयर कंपटीशन क्रिएट होगा। तो मीर कासिम एक ड्रामेटिक स्टेप उठाता है, एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। कौन सा कदम उठाता है कि वो जो इंटरनल ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज को पूरा खत्म ही कर देता है कि ना, जब ये सोच कर खत्म करता है कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी देगा टैक्स, और ना ही इंडियन ट्रेडर्स टैक्स देंगे, ना ही इंडियन मर्चेंट टैक्स देंगे, किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, जो इंटरेस्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कमर्शियल का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को सीधा एकदम चैलेंज कर दिया। ये उसका जो स्टेप्स था। अब इसमें क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर उसके इंटरेस्ट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो सिंपल एक ही चीज राइज होगा, वो होगा कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ। तो जब कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ तो क्या हुआ, मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध हुआ। तो जैसे युद्ध हुआ तो ऑब्वियसली बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब इतना स्ट्रांग हो चुका था प्लासी के बैटल के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हराना ही एकदम नामुमकिन था। तो ऑब्वियसली बात है, जीता कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी जीता, और मीर कासिम को इस वॉर में डिफीट मिला। तो जब मीर कासिम को इस वॉर में डिफीट मिला तो मीर कासिम भी शांत नहीं बैठा। वो पहले गया अवध के नवाब के पास, जिनका नाम है शुजाउद्दौला। उसके बाद गया शाह आलम सेकंड, जो मुगल एम्परर थे, और उनके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा मुगल एम्परर आए जो सारा वीक थे। उसमें से एक थे शाह आलम टू, जो मुगल एम्परर थे। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, ये तीनों मिलके कोलिशन बनाए अगेंस्ट द कंपनी। जो ये कोलिशन है, ये कोलिशन लेके जाएगा एक बड़े बैटल के तरफ, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर से। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स आप लोग का अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप डाउट्स लिख सकते हैं, मैं दोबारा आऊंगा, उस डाउट्स को आपका क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के तरफ, देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर से देखेंगे कि कंपनी का राइज कैसे हुआ, और उस राइज में उस राइज तो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन उस राइज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ वो भी देखेंगे। उस कॉन्सिक्वेंसेस के चलते क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर डर बैठा कि कंपनी को अभी मॉनिटर करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बढ़ा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये मेरा सीरीज आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑब्वियसली आप कमेंट भी दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग और भी क्या ऐड कर सकते हैं इस सीरीज में, हम ऐड करेंगे। आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।